हेलो दोस्तों। कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन अभी तक भी बना है और न यूनिवर्सिटी अभी तक कोई क्लियर किया है, न ही कोई कॉलेज वाले क्लियर कर रहे हैं। इसलिए यूट्यूब पर एक सबसे बड़ा क्रांति यानी सबसे बड़ा एक बुलडोजर क्लास जिसको बोलते हैं, यानी जो या तो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, तोड़ेगा जरूर। तो आइए आज हम लोग पेपर फर्स्ट के एक टॉपिक देखेंगे, वैदिक काल शिक्षा। ठीक है ना। और पेपर फर्स्ट का नाम है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं उसके चुनौतियाँ। तो देखिए दोस्तों, आपको जब भी इसका उद्देश्य लिखने की बात आए या अर्थ लिखने की बात आए तो आप ये सब टॉपिक जब पढ़ लेंगे ना तो आसानी से ये सब चीज़ें लिख लेंगे। और जब भी अर्थ लिखने की बात आए, सब्जेक्टिव में मैं बात बता रहा हूँ, तो आप उसमें परिभाषा जरूर डालना। ठीक है। जैसे पिछले पिछले जो क्वेश्चन हैं कुछ ईयर्स के, जैसे मैं 17 से 18 तक मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, देखिए इसमें कुछ को रिलेट करके क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। ठीक है, को रिलेट करके, ठीक है, यानी मतलब एक दूसरे से संबंधित करके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए ये एक ऐसा टॉपिक तैयार किया गया है जिसमें आप आसानी से, यानी जब ये सब पढ़ लेंगे ना तो और थोड़ा सा याद कर लेंगे ना तो आप सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, आपकी पेपर आसानी से हल हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा को भारतीय शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी उसी समय जब शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा को ही समय हम भारतीय शिक्षा में क्या आ गया था, स्वर्ण युग आ गया था। तो आप आसानी से सब्जेक्टिव में बनाकर लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ जाए क्वेश्चन तो आप स्वर्ण युग लगा सकते हैं। ठीक है। तो देखिए दोनों को कोरिलेट करके हमें पढ़ना है। ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट, शिक्षा के केंद्र गुरुकुल थे। तो आप जब लिखोगे उसमें सब चीज बना के सब्जेक्टिव में तो आसानी से लिख सकते हो कि शिक्षा के केंद्र क्या थे, गुरुकुल थे। और वह कहाँ था, तो देखो जंगलों से दूर किसी नदी के आसपास, ठीक है, वहां हुआ करता था। सॉरी, जंगलों से दूर नहीं, नगरों से, कोलाहल के दूर से। मतलब जो नगर में कोलाहल होते हैं ना, कोलाहल का मतलब यहाँ हलचल, शोरगुल, ठीक है, यानी आवाजें जो गूंजती है आवाज, उससे दूर होकर कहाँ रहता था, जंगल में। मतलब जंगल या नदी के आसपास होता था। ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट है, शिक्षा निशुल्क थी और राज्य का शिक्षा पर कोई अधिकार नहीं था। मतलब राज पर, जो राज उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका राज हुआ करता था। तो देखिए शिक्षा जो थी फ्री में थी, किसी तरह का हमें पैसा नहीं लेना था शिक्षा से, और न ही राज्य के राजा उस पर हक जमा सकते थे कि मेरे यहाँ ये करो, कुछ नहीं, राजा का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है ना। और गुरुकुल की पूरी तरह किस पे, ऋषियों लोगों पर, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, उसी पर आधिपत्य था। कोई ना कोई तो मालिक होगा ही, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई मालिक होगा। राजा जैसे अभी अभी स्टेट गवर्नमेंट होते हैं ना, या सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सब क्या है, आपकी वही तो है, उनका अधिकार चलता है। लेकिन उस समय राजाओं का नहीं चलता था, किस में चल रहा था, ऋषि और मुनियों। जहां आपको मतलब उनका आधिपत्य, शिक्षा का मतलब जो गुरुकुल थे उस आधिपत्य किसका था, तो ऋषियों का था। तो आसानी से बना सकते हो, या मुनियों का था, ये भी डाल सकते हो ऑब्जेक्टिव में। फिर पूछा जा रहा है कि गुरुकुल का आय का साधन क्या था। तो देखो गुरुकुल के आय के जो साधन थे ना, वो क्या थे, भिक्षाटन थे। राजा द्वारा दिए गए सहयोग दे सकते थे तो ठीक है, नहीं देंगे फिर भी सही था। मतलब राजा सहयोग दे या ना दे, लेकिन गुरुकुल का मतलब चलना जारी था। ठीक है। फिर धनी लोगों द्वारा दी गई सहायता, उस समय कुछ लोग धनी भी थे तो वो लोग भी देते थे। या जब बच्चा पढ़ के जाता था तो वहाँ पे समवर्तन संस्कार होता था, तो बच्चे क्या करते थे, जो शिष्य हुआ करते थे वह गुरु को कुछ ना कुछ दक्षिणा दिया करते थे। उस समय के ये सब सारे जो है ना प्रमुख आय के साधन है। तो जब आप सब्जेक्टिव भी लिखोगे और ऑब्जेक्टिव में भी लिखोगे तो दोनों में से तुम अपना पॉइंट बना सकते हो। ठीक है। रेड वाला जो है ना, ये आसानी से तुम ध्यान पर देकर पढ़ना। ठीक है। आ जाओ फिर, प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत घर पर ही विद्यारंभ संस्कार से। अब ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत किस संस्कार से हो जाता था, तो आपको राइट आंसर यहाँ क्या लगाना है, विद्यारंभ संस्कार। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब यह संस्कार कितने वर्ष में हो जाता है, तो 5 वर्ष में हो जाता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। और यदि सब्जेक्टिव में लिखने को आए तो ये लिख सकते हो कि प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत घर पर ही विद्यारंभ संस्कार 5 वर्ष के उम्र में होती थी, जिसमें कुल पुरोहित बालक को स्नान कराने के बाद नवीन वस्त्र धारण करा के अंगुली पकड़ के चावल के कुछ दानों से क्या लिखवाते थे, वर्णमाला के अक्षर लिखवाते थे। उसके पश्चात कुल पुरोहित को दक्षिणा आदि देकर घर वाले उन्हें क्या करते थे, विदा करते थे। तो देखो दोनों चीज़ें दिखने को मिल रहा है ना, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, बुलडोजर है, तोड़ेगा ही। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत बहुत शानदार क्लास है। ठीक है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए इसकी सारे टॉपिक के, तो देखिए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया गया नंबर है 7488558252। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
उच्च शिक्षा की शुरुआत गुरुकुल के, देखिए अब पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है यदि ऑब्जेक्टिव पेपर हो तो, कि उच्च शिक्षा का शुरुआत गुरुकुल में किस संस्कार से होता था। तो आपको उच्च शिक्षा की बात कर रहा है तो उपनयन संस्कार, ठीक है, और जिसका अर्थ क्या होता है, समीप ले जाना। यदि यही सब्जेक्टिव में आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि उच्च शिक्षा की शुरुआत वैदिक काल में उच्च शिक्षा की शुरुआत गुरुकुल के उपनयन संस्कार से होता था, जिसका अर्थ गुरु के पास ले जाना यानी गुरु के समीप ले जाना होता है। ठीक है, तो आप ऐसे बना के आसानी से लिख सकते हो। चलो दोस्त, मजा आ जाए तो क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देखेंगे इसके। उपनयन संस्कार विभिन्न लिखित एवं महत्वपूर्ण तथ्य थे उपनयन संस्कार के। तो देखिए कब दिया जाता था, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन से। और उस समय वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था मतलब आप समझ रहे होंगे, वर्ण व्यवस्था मतलब होता है जैसे ब्राह्मण और क्या क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये उस समय वर्ण व्यवस्था हुआ करते थे। तो उसमें से उनकी उम्र के अनुसार और उनके मतलब किस तरह किस सेशन में उनको ये संस्कार कराया जाता था और कौन से मंत्र बुलवाया जाता था, ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए ब्राह्मण की बात कर लेते हैं हम। तो ब्राह्मण जो है 6 से 8 वर्ष में वो क्या करते थे, इनके संस्कार हुआ करता था, उपनयन संस्कार, जो किस ऋतु में हुआ करता था, तो बसंत ऋतु में। और वह कौन से मंत्र करते थे, तो मंत्र है गायत्री। ठीक है, अब आ जाइए क्षत्रिय क्या है, 10 वर्ष के बाद उसका उपनयन संस्कार होता था। और वह किस ऋतु में होता था, ग्रीष्म ऋतु में होता था। और त्रिशुप जो है यह मंत्र बुलवाया जाता था। वैश्य 11 से 12 वर्ष के उम्र में उनका उपनयन संस्कार होता था, यानी उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए वो संस्कार कराया जाता था। कब, शरद ऋतु में। और वह जगती मंत्र का जाप करते थे। वस्त्र का धारण की बात आ रही है तो देखिए ब्राह्मण जो है काले हिरण की खाल पहनते थे, और क्षत्रिय जो है धब्बेदार हिरण की खाल पहनते थे, और वैश्य जो है बकरी के खाल पहनते थे। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। और आप जब इसको टेबल बना के लिखोगे, सब्जेक्टिव में लिखोगे, तो आसानी से तुम लिख सकते हो भाई। और साथ में ये ध्यान रखना, यदि तुम टेबल सब्जेक्टिव बना देते हो तो नंबर भी बहुत अच्छे गेन होंगे। ठीक है, यदि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, तो देखो पूछा जा सकता है कि क्षत्रियों का किस ऋतु में उपनयन संस्कार होता है। तो जब ये टेबल पढ़े हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो ग्रीष्म। ग्रीष्म पर टिक लगाओगे। देखो पिछले प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव जो हुआ था 2021 का मैं बात कर रहा हूँ, उसमें इस टॉपिक से 7 या 6 क्वेश्चन, 6 तो क्वेश्चन कंफर्म था, देखने को मिला था 6 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना। ठीक है ना, अब आ जाओ गुरुकुल में निवास स्थान जो था ना, उसको क्या क्या कहा जाता था, तो देखो ब्रह्मचारी भी कहा गया है, कुलवासी भी कहा गया है, अंतवासी भी कहा गया और द्विज भी कहा गया है। ठीक है ना, गुरुकुल में जो भी बच्चे निवास करते थे, मतलब जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, उनके अनेक नाम हुआ करते थे, जिसमें कुछ नाम है ब्रह्मचारी, कुलवासी, अंतरवासी और द्विज। ठीक है, तो ये आसानी से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कर सकते हो। अब सारे टेंशन को खत्म करो कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा। क्लास बहुत अच्छे से लो और मजे से पढ़ा करो। शिक्षा की अवधि सबसे कम वर्ष थी। और उस क्योंकि वह देखो शिक्षा की सब अवधि जो थी ना सबसे कम वर्ष की थी, क्योंकि एक वेद में अध्ययन करने में कितने लगते थे, 12 वर्ष लगते थे एक वेद को। यदि कोई बंदा 4 वेद अध्ययन कर रहा है तो समझ लो कितने, 48 वर्ष लग जाएंगे। और जब ये 48 वर्ष लग जाएंगे तो इसको क्या कहा जाता था, आदित्य कहा जाता था। इस बंदा को, मतलब जो ये बंदा चारों ग्रंथ पढ़ लिया है, उसको हम क्या कहते थे, आदित्य कहते थे। तो यही है कि अगर वह चारों वेद को पढ़ता तो कितने, 48 वर्ष का समय लग जाता था। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते थे कि नहीं, एक ही ग्रंथ को पढ़ लेते थे। अब देखो ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत मस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है स्नातक। स्नातक जो है एक ग्रंथ वाले होते हैं, जो एक ग्रंथ पढ़े हुए हैं ना उनको क्या बोलते हैं, स्नातक बोलते हैं। ठीक है, जो एक ग्रंथ और जो दूसरे ग्रंथ वाले होते हैं उनको वसु बोलते हैं, और जो तीसरे ग्रंथ वाले होते हैं वह रुद्र होते हैं, और जो चौथे ग्रंथ होते हैं वह आदित्य। यानी जो एक एक ग्रंथ को पढ़ता था, यानी एक वेद को पढ़ता था, उसको स्नातक कहते थे। जो 2 वेदों को पढ़ता था उसे वसु कहते थे, और जो 3 वेदों को पढ़ता था उसे रुद्र कहते थे, और जो 4 वेदों को पढ़ता था उसको क्या कहते थे, आदित्य कहते थे। और ध्यान रखना शिक्षा के प्रकार कितने थे उस समय, तो 2 शिक्षा के प्रकार थे। एक थे अपरा और दूसरा था परा, यानी एक का संसारिक शिक्षा था और एक धार्मिक शिक्षा था। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पिछले ईयर्स में पूछ लिया गया था कि वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। उसमें ऑप्शन था कि परा, अपरा, परा और अपरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप दोनों लगाते आंसर, वो दोनों राइट क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखो इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, आप पूछा जा रहा है कि उपनयन संस्कार किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना प्रवेश लेने से संबंधित है। तो जब आप पढ़े रहोगे ना ये सब चीजें, तो ऑब्जेक्टिव आसानी से कर लोगे। साथ में आप सब्जेक्टिव से भी तैयारी कर रहे हो तो सब्जेक्टिव तो 100% कर सकते हो। आओ नेक्स्ट देखा जाए। देखो शिक्षा की समाप्ति पर
समावर्तन का सिद्धांत होता है। ध्यान रखना, इसमें 3 संस्कार हुआ, एक हुआ विद्यारंभ संस्कार, दूसरा क्या हुआ उपनयन संस्कार, और तीसरा हो गया समावर्तन का सिद्धांत। ध्यान रख लेना भाई, बहुत अच्छे से समझना बातों को। विद्यारंभ संस्कार क्या होता है, जब पढ़ाई शुरू कर रहे हो, किसमें, प्राथमिक विद्यालय में, मतलब प्राथमिक स्तर पर। फिर उच्च स्तर पर क्या होता था, उपनयन संस्कार। और जब तुम पढ़ाई हो गया, संपूर्ण हो गए, तब तुम घर जा रहे हो, तो जब तुम घर जाओगे तो उस समय समावर्तन के सिद्धांत मतलब संस्कार होता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसमें लिखा जा रहा है कि जिसके द्वारा शिष्य अपने घर लौटता है और संस्कार के दौरान गुरुकुल जो है ना, गुरुकुल से जा रहे शिष्यों को गुरु दक्षिणा प्राप्त करता था और कुछ सीख देता था। मतलब कोई बच्चा चला गया, मतलब शिक्षा समाप्त हो गया, वो घर जा रहा है, तो गुरु क्या करते थे, दक्षिणा उनसे लेते थे और कुछ सीख देते थे। क्या क्या उनका सीख था, तो पहला सीख था कि खुद से अध्ययन करना, मतलब ज्ञान देते थे, कहते थे कि खुद से अध्ययन करो। दूसरा है ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना, और तीसरा है माता पिता का सेवा करना। तो ध्यान रखना, जब भी उनकी पढ़ाई समाप्त हो जाती थी, मानो कि एक वेद का वो ग्रंथ कर लिए और कह रहे कि नहीं हम घर जा रहे हैं, तो उसी समय उनका क्या होता था, समावर्तन का संस्कार होता था, जिसमें शिष्य जो था गुरु को दक्षिणा देते थे और गुरु उनको सीख देते थे। वह 3 ज्ञान देते थे, यानी सीख मतलब 3 ज्ञान देते थे, खुद से अध्ययन करना, ज्ञान का दुरुपयोग ना करना, माता पिता का सेवा करना। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लेकर चलेगा, यानी बुलडोजर तोड़ेगा ही। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। देखो, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में कठोर अनुशासन था। कैसा अनुशासन था, कठोर अनुशासन था। अब अनुशासन भी लिख सकते हो उसमें उद्देश्य में, लेकिन दंडात्मक नहीं था। ध्यान आया, क्वेश्चन सबसे पहले कह दिया गया कि दंडात्मक नहीं था, यानी दंड नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे कि आपको सुबह में बहुत जल्द उठ जाना है, गुरुकुल की साफ सफाई करना हो जाता था, गुरु और माता को कार्यों में हाथ बताना, भिक्षाटन करना, अहिंसा और झूठ न बोलना, चोरी न करना, इंद्रियों पर काबू पाना, जैसे नियमों का पालन करते थे। तो ध्यान रखिएगा, दंडात्मक नहीं था, लेकिन यह एक तरह से उनका नियम था कि ये नियम को फॉलो करना है। इस नियम पर आप चल रहे हो तो आप सही हो, नहीं तो ऐसा कुछ अनुशासन नहीं बनाया गया था। एक यही अनुशासन था कि आप झूठ नहीं बोलोगे, चोरी नहीं करोगे, इंद्रियों पर काबू पाओगे। ठीक है, ऐसे नियमों का पालन करना पड़ता था। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, आज की तरह लिखित परीक्षाएं आदि नहीं हुआ करती थी। तो ध्यान रखिए, मौखिक। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में परीक्षाएं कैसी होती थी, तो मौखिक। ठीक है, लिखित परीक्षाएं नहीं होती थी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली कक्षा में जाने पर अब आपको दोष भी आ जाए लिखने की, वैदिक कालीन का दोष बता दीजिए। तो पहला तो जान लीजिए आप दोष लिख सकते हो कैसे, कि लिखित परीक्षाएं नहीं होती थी, गुरु जी का आधिपत्य था, गुरु जी चाहे तो अगले क्लास में कर दें, नहीं चाहे तो पिछले क्लास में कर दें। तो इस तरह से आप इसका दोष भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यदि आप पढ़ते हो अच्छे से, थोड़ा मोड़ा जानकारी रखते हो, तो सब्जेक्टिव के इससे बनने वाले क्वेश्चन आसानी से लिख लोगे। और ध्यान रखना, मैं 2018 से लेके 2020 तक का क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव से रिलेटेड करके क्वेश्चन इसको मैं बनाया हूँ। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2021 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इसको लेकर मतलब एक PDF तैयार किया गया है। तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। बस यदि मज़ा आए, यदि अच्छा लगे तो आप क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। यदि कहीं से भी भूले भटके चैनल पर आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, शिक्षण विधियों के अनुकरण विधि। देखो ध्यान रखना, इसमें अलग अलग विधियाँ हो गई है।